सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट 2 लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में जो भी चीज़ें हमको जानना जरूरी होता है तो वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में जानकारी प्राप्त की थी। और आज के इस वीडियो लेक्चर के जरिए यानी कि हम पार्ट 2 में जानेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही एक बात आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखनी है, जो भी स्टूडेंट के प्रॉब्लम आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के आज के इस वीडियो में वो सॉल्व होने वाली है। इसलिए आपकी आज की ये वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। साथ ही इस वीडियो के अंत में आपको एक ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हुआ ये है कि जो भी स्टूडेंट के प्रॉब्लम होते हैं वो उस ऑडियो में सॉल्व किए गए हैं, जिसको आप सुन करके जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपका भी मतलब जो भी इसके तहत जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा, उसके बाद में आप उस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना, ठीक है। तो जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के लोगों में बातचीत हो रही थी, इसको बांटने को लेकर के, ठीक है, यानी कि इसको विभाजित करने को लेकर के लोगों के बीच में जब इसके बारे में बातें चल रही थी तो लोगों को इसको बांटने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। और अब आप हमसे पूछेंगे कि भाई अच्छा बताइए कि इसको बांटने में क्यों दिक्कत आ रही थी। इसको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बदलने में दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके के हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते ही रहते हैं। ये बहुत ही टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको इसको बांटने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए उन्होंने हम लोगों को समझाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 3 बेसिस बनाया, उसके आधार पर इसको बांटा है। तो हम एक एक करके एक एक बेसिस को समझेंगे, कौन कौन से एक एक बेसिस के अंतर्गत पॉइंट आते हैं, उन सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो इसको बांटने के लिए पहला अपना जो बेसिस बनाया वो बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यानी कि वैधता के आधार पर। और जो दूसरा उन्होंने अपना बेसिस बनाया या फिर आधार बनाया इसको बांटने को लेकर के, वो बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि गठन के आधार पे, ठीक है। और जो उन्होंने तीसरा अपना आधार बनाया इसको बांटने को लेकर के, उन्होंने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो इसका परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उन्होंने जो तीसरा अपना आधार बनाया या फिर आप बेसिस बनाया, ठीक है। तो एक एक बेसिस को हम कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के आधार पर इसको किस प्रकार से बांटा गया है, क्या कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यानी कि वैधता के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सभी चीज़ें एक ही में कवर किया है, ठीक है, एक ही पेज में यहाँ पर लिखा है, जिससे आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें एक ही में लिखा है। इसके पीछे कारण ये था कि अगर आपको यही चीज़ें हम अलग अलग से समझाते तो बाद में आपको कि अगर जैसे कि हमने यहाँ पर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, अब आगे आपको हम यहाँ पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बता दे रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बाद में समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने आपको एक ही पेज में सभी चीज़ों को लिख करके उसके बाद में समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपका जो भी कन्फ्यूजन है आपका साथ में सॉल्व होते चला जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप बाजू में देख सकते हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के आधार पर किस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है, यानी कि बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो डिफिनीशन है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2H में दी गई है। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है वैध या फिर विधिमान्य संविदा, ठीक है। और अगर आपसे कोई अगर पूछे कि भाई बताइए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आपको उसको सिंपल सा बताना होगा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वह सेक्शन 10 को पूरा करता है, जो हमारा एग्रीमेंट है अगर वह सेक्शन 10 को पूरा करता है तो उस प्रकार के जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो वो हो जाएंगी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेक्शन 10 को पूरा करे एग्रीमेंट तो वो चीज़ें क्या बन जाएंगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैध या फिर विधिमान्य संविदा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमारा इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट था उसके बारे में जान लिया। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है वह है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि शून्य संविदा, यानी कि जो संविदाएं शून्य हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं शून्य संविदा। इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसका जो डिफिनीशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2J में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो आपको उसको सिंपल सा बताना होगा कि अगर कोई भी हमारा एग्रीमेंट है वह सेक्शन 10 को पूरा नहीं करता है, ठीक है,
पूरा नहीं करता है तो उस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर उसको उस प्रकार के जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, जिसे हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 10 को पूरा ना करें। सेक्शन 10 के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में जानकारी प्राप्त की थी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम मतलब कि इसका हिंदी अर्थ होता है वो होता है शून्य करणीय संविदा। और जो इसकी जो डिफिनीशन है वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2I में डिफाइन की गई है। जो इसका मतलब कि इसको अगर समझना आप चाहते हैं तो इसको आप सिंपल सा इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई एक पक्षकार है तो उसकी जो फ्री कॉन्सेंट है, ठीक है, कोई एक पक्षकार है उसका फ्री कॉन्सेंट है, जबकि जो दूसरा पक्षकार है उसका फ्री कॉन्सेंट नहीं है। अब इसमें आपको एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे कि आप बाजार गए थे बाइक लेकर के और वहाँ पे आपको कोई एक व्यक्ति मिल गया जो कि आपके माथे पे गन रख के बोलता है कि तुम ये जो बाइक है तुम्हारी 1 लाख की, उसको मुझको 5,000 रुपये में दे दो। तो आप अब क्या करेंगे, आप उसको 5,000 में वो बाइक बेच देंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे जो ये इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यहाँ पर वो दूसरा जो बंदा है जो कि मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है तो उसका यहाँ पर फ्री कॉन्सेंट नहीं है। वो चाहे तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ सकता है। यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है। अब तोड़ेगा कैसे, उसको तोड़ने के लिए कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो संविदा बनती है या फिर मतलब बनाई जाती है उसे हम मतलब उसके जो वैदिक रूप से उसका जो नाम दिया गया है वह है शून्यकरणीय संविदा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संविदाएं होती हैं वो बाद में तोड़ी जा सकती हैं, इसी कारण जो इसका नाम है वह है शून्यकरणीय संविदा। यहाँ पर हमने आपको शॉर्ट में नीचे लिख दिया है जिससे आप इसको समझ सकें। और जो इसके अंतर्गत जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट आता है, यानी कि अवैध संविदा। अवैध संविदा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। अवैध संविदा जैसे कि कोई अगर आप मर्डर को लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर बच्चों की तस्करी को लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस प्रकार की जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अवैध संविदा के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि जो हमारे लॉ है जिसके बारे में पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये चीज़ें अवैध है, गैर कानूनी है, तो इस प्रकार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किए जाएंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो इसके अंतर्गत हमारा जो 5वां पॉइंट आता है वो आता है ये कि अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपरिवर्तनीय संविदा। ठीक है, जो इसके अंतर्गत जो हमारा 5वां पॉइंट आता है वह है अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपरिवर्तनीय संविदा। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आपको उसको सिंपल सा बताना ये होगा कि इसमें क्या होती है, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई खेत किसी से खरीद रहे हैं और आप जाते हैं जहाँ पर भी रजिस्ट्री होता है खेत की, उसमें वहाँ पे आपने जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर आपने सभी चीज़ें लिख दी, ये खेत है, इसको बेचा जा रहा है, और अंत में जो भी बेच रहा है उसकी सिग्नेचर नहीं है या फिर जो मतलब कि हमारे गवर्नमेंट की वहाँ पे ठप्पा नहीं है, तो उस प्रकार की जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी वो अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगी। यानी कि उस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लॉ के द्वारा हमारे इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते, यानी कि उस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हुए ही नहीं रहते। ठीक है, मतलब कुछ गलतियां हो जाती, होना चाहता मतलब वो करना चाहता था लेकिन गलतियां हो गई। अब ये गलतियां चाहे आपकी जानबूझ के हुई है या फिर अनजाने हुई है वो अलग की बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पहला जो बेसिस था उसको हम लोगों ने समझ लिया। तो चलिए सेकेंड बेसिस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जो दूसरा हमारा बेसिस है वह है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अभिव्यक्ति संविदा। तो अभिव्यक्ति संविदा आप पहले से समझ रहे होंगे, यानी कि पहले से मतलब उस चीज़ को अभिव्यक्त किया गया हो। ठीक है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड आया बोला भाई मेरी जो कार है तुम ले लो। ठीक है, तो उसने क्या किया, आपके सामने जो भी अपना ऑफर था एक्सप्रेस किया, जो भी अपनी मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके साथ करना चाहता था वो चीज़ें आपको बताई। और जो दूसरा लिखित भी इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि दीपावली की सेल लगती है तो क्या करते हैं जो भी हमारे शोरूम वाले होते हैं तो वो बाहर पोस्टर लगा देते हैं लिखित रूप से 80% ऑफ है, 50% ऑफ है, आइए ले जाइए, ये कपड़ा इतने में है। तो इस प्रकार की जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो चीज़ें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जो इसके अंतर्गत जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आप इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहते हैं तो इसको आप सिंपल सा एक अलग नाम से इसको आप पुकार सकते हैं। जो इसका अलग आपको नाम रखना होगा वो ये रहेगा कि ऑटोमेटिक अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। यहाँ पर मैं ये चीज़ें अपने मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, अभी हम आपको इसको समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कहने का मेरा अर्थ ये है कि इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि आप बस में सफ़र करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप बस में सफ़र करते हैं तो आप बस वाले से संविदा कर लेते हैं कि वो चीज़ बस वाला जो है वो आपके गंतव्य तक छोड़ेगा और उसके बदले आप उसको पैसे देंगे। तो ये आपके और बस वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पर इसमें होता ये है कि आप ना तो बस वाले से कहते हैं कि भाई चलो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ देना, मैं आपको पैसे दूंगा, ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसीलिए हमने इसको कहा ऑटोमेटिक अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये आपके आचरण और आपके बिहेवियर से पता चलता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने बस को रुकवाया तो ये आपने ऑफर दिया कि भाई मुझे घर पे जाना है, आपने हाथ हिला के उस बस को रुकवाया, तो उसको आपने ऑफर दिया और अगर वो आपको एक्सेप्टेंस देता है, एक्सेप्टेंस मतलब कि वो अगर आपको अपनी बस पे बैठाता है तो उसने आपको एक्सेप्टेंस दी गई मतलब दे दी है, और अगर आप बैठ जाते हैं तो आपने भी अपनी एक्सेप्टेंस है वो दे दी है, तो आपके और उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपके बिहेवियर के जरिए पता चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हमारे जो भी लॉ के एग्जामिनेशन होते हैं या फिर अलग अलग जो भी लॉ के एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत इसके बारे में पूछा जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए आप सिंपल सा समझिए कि कोई भी मतलब घटना घटित होने पर, ठीक है, जब संविदा हमारी मतलब खत्म होती है तो उस प्रकार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त से शर्त लगाते हैं कि अगर ये बंदा जो है वो अगर मोटरसाइकिल चलाना सीख लेगा तो हम आपको 5,000 रुपये देंगे, ठीक है। आप अपने दोस्त से एक मतलब शर्त लगाते हैं कि ये जो बंदा है अगर ये मोटरसाइकिल चलाना सीख लेगा तो हम आपको 5,000 रुपये देंगे। अब यहाँ पे क्या है, वो घटना है, अगर वो चलाना सीख लेगा तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, या फिर आप कह सकते हैं तभी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म होगा, तभी वो उसको पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो संविदाएं हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती हैं, वो शर्तों पर आधारित होते हैं। आप इसको सिंपल सा इस तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो इसके अंतर्गत जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो आता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते होंगे। ई कॉमर्स संविदा जिसके बारे में एक अलग से भी एक्ट बनाया गया है, जो भी ई कॉमर्स से शॉपिंग करते हैं तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। तो उसी के अंतर्गत ये भी चीज़ें आती हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये सब जो कंपनियां हैं उसके साथ जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑनलाइन कोई शॉपिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रकार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए तीसरे बेसिस के आधार पर जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं, तीसरे बेसिस के आधार पर इसे किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तीसरा जो हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर कि जो परफॉर्मेंस है किस प्रकार से यहाँ पर परफॉर्मेंस हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर बांटने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ बहुत ही सिंपल है, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है अगर पूरा हो जाता है, समझ लीजिए आप सिंपल सा, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है अगर वह पूरा हो गया है, जैसे कि आप बस में चढ़ते हैं और बस वाला आपके गंतव्य स्थान पर छोड़ देता है और आप उसको पैसे दे देते हैं, तो यहाँ पर उसका और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, पूरा हो गया है। तो इस प्रकार की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी कि ऐसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। इसको हम हिंदी में निष्पादकीय संविदा कहते हैं, और यहाँ पर हमने आपको शॉर्ट में नीचे समझने के लिए लिख दिया है, दोनों पक्षों द्वारा काम पूरा कर लिया जाता है। और जो इसके अंतर्गत जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को दो भागों में बांटा गया है, पहला है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और जो दूसरा है बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहला है यूनिलेटरल, दूसरा है बिलेटरल, ठीक है। इसमें जो यूनिलेटरल का जो अर्थ है वो है एक पक्षीय संविदा। एक पक्षीय संविदा, अब आप कहेंगे भाई बताइए एक पक्षीय संविदा क्या होती है। इसमें सिंपल सा ये चीज़ें हैं कि जो एक पक्ष के द्वारा अगर कोई काम पूरा कर लिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट,
या फिर आप कह सकते हैं एक पक्षी संविदा। और यहीं बिलेटरल में आप देखेंगे तो बिलेटरल में ये होता है कि दोनों पक्षों द्वारा जो भी काम है वो पूरा नहीं किया जाता है। इसमें एक पक्ष के द्वारा काम पूरा नहीं किया जाता है, दूसरे में क्या होता है दोनों पक्षों द्वारा काम पूरा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही मेजर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इसको आपको समझना नहीं है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक पक्षी संविदा के अंतर्गत ये आप एग्जांपल देखिए। जैसे कि कोई आपका दोस्त आता है, बोलता है कि भाई मेरी कार ले लो। ठीक है, और वो जो बंदा है वो जो आपका दोस्त है वो तो कार बेचना चाहता है, पर आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप उस कार को लेना नहीं चाहते, आपने उसको बोल दिया हाँ भाई ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, एक पक्षी संविदा यानी कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो एक पक्ष है वो तो तैयार है अपना जो भी संविदा है करने के लिए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो रेडी नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यहीं पर अगर हम बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को देखें, जिसका अर्थ है द्विपक्षीय संविदा, इसमें दोनों पक्षों के द्वारा काम पूरा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि घड़ी दो पैसे लो। ठीक है, जैसे कि आपका कोई पड़ोसी है वो जा रहा है मार्केट। ठीक है, आपने उससे बोला कि भाई एक मेरे लिए घड़ी लेके आना। ठीक है, एक घड़ी लेके आना, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेके आना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, ना तो वो आपका जो पड़ोसी है आपके लिए घड़ी लेके आता है, ना ही आपने उसको पैसे दिए। मतलब वो तो जब घड़ी वो लेके आएगा तब तो आप पैसे देंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्षों द्वारा जो अपना काम है वो पूरा नहीं किया गया। इस प्रकार की जो संविदा है वो बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने नेक्स्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि संविदा के प्रकार के बारे में। और जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन कैसे किया जाता है, यानी कि कब हम मतलब किस किस परिस्थितियों में जो हमारी संविदा है उसको हम तोड़ सकते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। तो ये समझो कि कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। अब उसको समझने के लिए अलग अलग जो राइटर है अलग अलग चीजों के लिए उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। अच्छा। जो तुमने भेजा था ना कि अब जैसे मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स नहीं हो पाया तो वो वॉइड हो जाएगा, तो उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह दिए। जिस कॉन्ट्रैक्ट को एक बाद में चल के फ्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ या कोई चीज ऐसी हुई जिसकी वजह से वो वॉइडेबल हो गया तो उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कह दिए। फिर एक जो टेंडर होता है या जो रेलवे के टिकट होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, LIC हो गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कि ये मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा हाई इनका होता है। नॉर्मल का होता है कि सारी शर्तें और सारा कुछ पता होता है, आमने सामने बैठ के दो पक्ष का संविदा करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें आमने सामने बैठते नहीं है, उसमें शर्तें पहले से ही लिखी होती है। उसमें शर्तें पहले से लिखी होती हैं। आपको आप अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके उसके बीच में संविदा हो गई। हाँ। आज के समय में, वर्तमान समय में औद्योगिकरण और जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा यूज होता है। भाई टाटा जैसी कंपनी है तो रतन टाटा के पास इतना टाइम छोड़ना है कि आप उनसे अगर कोई चीज सामान खरीदने जाएंगे तो वो आपके साथ बैठ के पहले संविदा करेंगे। तो उसने अपना एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि अगर आपको हमारे कंपनी के साथ बिजनेस करना है, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे तरफ से ये चीजें हैं, ये 20 चीज हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करिए। वो बार बार किसी से कहने तो जाएंगे नहीं। ऐसे ही कॉलेज का होता है या ऐसे ही कोई भी चीज, कोई आप फॉर्म भरते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, तो ये सब है। तो वो समझो कि वो क्लासिफिकेशन सिर्फ उसका किया गया है, बाकी उसमें कोई उसका फॉर्म नहीं होता है, वो सिर्फ समझने वाली चीज है। तो उसको लेके कभी भी कंफ्यूज मत होना।